नमस्कार। अशोक जी, आपको बहुत-बहुत आपका बहुत-बहुत स्वागत है और धन्यवाद। हम हैं लाउड इंडिया टीवी के स्टार जर्नलिस्ट प्रोग्राम में। अशोक वानखेड़े जिन्हें आप पर्दे पे देख रहे हैं, अशोक वानखेड़े इतने ज़्यादा एक तरीके से कहें कि इनका चेहरा जाना-पहचाना है और इनकी बातें इतनी ज़्यादा सटीक, चुटीली और कटीली भी होती हैं कि लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि इनकी बातों का उत्तर क्या दें। अशोक जी से मैं बात शुरू करूँ उसके पहले एक चीज़ बताऊँ कि इनके मित्र इस देश के हर राज्य में बड़े पत्रकार हैं। मुझे भी नहीं पता है क्योंकि ये जब बोलते हैं तो मध्य प्रदेश के पत्रकारों की एक सूची बता देते हैं, महाराष्ट्र के पत्रकारों की बता देते हैं। तो इतना तो मैं निश्चित हूँ कि ये मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में से कहीं से हैं। पर बातचीत में अशोक जी आपसे शुरू करना चाहता हूँ कि आप किस प्रदेश से हैं, कहाँ से हैं और पत्रकारिता में किन पगडंडियों से या हाईवे से चलते हुए आ गए? नमस्कार सर, पहले प्रणाम आपको। लाउड इंडिया टेलीविजन ये वो फोरम है कि आज के समय बोलने के लिए जो पाबंदी लगी हुई है हर जगह से, अनऑफिशियली ऑफिशियली जैसा भी आप कहें, उसमें एक जगह ऐसी है कि जहाँ बेबाक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो एक तो लाउड इंडिया का धन्यवाद, मैं तो वहाँ आता ही हूँ। और दूसरी बात है कि ये जो स्टार पत्रकार का जो प्रोग्राम है, उसमें आपने मुझे शरीक किया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। क्योंकि जब मैं दिल्ली में आया था, तो मैं चौथा संसार नाम के अखबार में आया था, लेकिन मेरी हर जगह एंट्री चौथी दुनिया के नाम से ही होती थी। लोग चौथा संसार और चौथी दुनिया में कंफ्यूज होते थे। और ये तब मुझे पता पड़ा कि अखबार कैसा होता है। और एक वीकली अखबार हुआ करता था, संडे ऑब्जर्वर, जायको पब्लिकेशन का, अंबानी ने खरीदने के पहले। उसका जो तासीर था, उसमें हिंदी में यदि कोई टक्कर देने वाला अखबार था, तो वो आपका अखबार था। तब से मैं आपका फैन हूँ, एकलव्य रहा। आपको दूर से फिर बाद में पहचान हुई, मिलना-जुलना हुआ। और आप बिल्कुल आप मेरे अभिभावक बन के दिल्ली में हैं। इसलिए आपके सामने मैं स्टार पत्रकार बन के आता हूँ तो मुझे बड़ी हिच होती है, वो एक प्रेशर रहता है। इसलिए मैं आपका अनुयायी करके ही बात करूँगा आज। मेरा जन्म सर महाराष्ट्र का है, यवतमाळ जिले का, विदर्भ का। वो जिला जहाँ जी। सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या होती है। हुँ, लेकिन मैं 10 साल की उम्र में मैं सातारा, एकदम पश्चिम महाराष्ट्र में सैनिक स्कूल में पढ़ा। उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी में 62nd कोर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं ऑल इंडिया 3rd रहा। लेकिन कुछ कारणों से मैं जा नहीं पाया। तो फिर मैं इंदौर शिफ्ट हो गया, मेरे बड़े ब्रदर इंदौर थे। और वहाँ कॉलेज के लिए मैंने बीकॉम वहाँ से किया। और उसी के बाद मैं फ्री प्रेस जर्नल का एडिशन वहाँ लॉन्च हुआ। वहाँ अंग्रेजी लिखने वाले, बोलने वाले लोग चाहिए थे। तो मेरा एंट्री जो है वहाँ पे एज़ अ ट्रेनी जर्नलिस्ट वहाँ हुआ। और सिंह साहब थे, इंडियन एक्सप्रेस से रिटायर्ड थे, वो एडिटर बने थे वहाँ पे। उनका और पुराने ज़माने के पत्रकार थे, उनके हाथ से तब के निकलना मतलब बिल्कुल, एक बिल्कुल। अलग तो गुरु गुरु शिष्य परंपरा से पत्रकारिता में आया हूँ। कोई फॉर्मल मैंने कोई एजुकेशन पत्रकारिता की डिग्री वगैरह ली नहीं। मैं बीकॉम हूँ और उसके बाद पत्रकारिता में आया। उसके बाद प्रभाकर माचवे जी जब चौथा संसार के संपादक बने तो उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा। और फिर दिल्ली आने के बाद फिर मैं लगातार फ्रीलांसिंग भी करने लगा, अलग-अलग अखबारों में लिखने लगा। और जब वीडियो मैगज़ीन का समय आया, जब स्टार ट्रेक जैसा वीडियो मैगज़ीन आया था, तो इंद्रधनुष करके एक वीडियो मैगज़ीन लॉन्च हुआ था हिंदी में। तब विनोद दुआ जी का भी कालचक्र कोई मैगज़ीन आया था, एक कालचक्र भी आया था। ये 3-4 वीडियो मैगज़ीन में एक हमारा भी वीडियो मैगज़ीन था जिसको मैं देखता था। वो मेरी ऑडियो विजुअल की पहली पहचान। उसके बाद संडे ऑब्जर्वर ने प्रीतिश नंदी के एंकरिंग के तहत एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसका नाम था फिस्कल फिटनेस, बिज़नेस प्रोग्राम था। वो बिज़नेस प्रोग्राम करना, जो वो एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर अब अनुराधा प्रसाद जी थी तब वहाँ पे, और प्रीतिश नंदी एंकरिंग करते थे। और स्टोरीज़ हम किया करते थे सब लोग मिलके। तो वहाँ एक टेलीविज़न के थ्रू ड्राइंग रूम में जाने का लोगों का एक चांस मिला। और उसके बाद फिर तो अलग-अलग चैनल्स आए, फिर एक पॉलिटिकल फिर एनालिस्ट करके रेस्ट शुरू इज़ द हो गया। हिस्ट्री। रेस्ट इज़ द मैंने हिस्ट्री। कहा रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। अशोक वानखेड़े देश के मेरा ख्याल है 50 प्रमुख ऐसे पत्रकारों में हैं जिनको लेकर के हमेशा ये भ्रम बना रहता है कि ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक
जो सरकारें आई, और इन्हें दोनों की ही गालियां भी खानी पड़ती हैं। लेकिन मजे की चीज ये है, जो अशोक वानखेड़े जी की खासियत है, कि गालियां पार्टी के लोग देते हैं लेकिन उनके सारे नेता इनके मित्र हैं। अशोक जी, आपने जो पत्रकारिता की, प्रिंट की, मैं इलेक्ट्रॉनिक से पहले की बात कर रहा हूँ, या इलेक्ट्रॉनिक को भी मिला लीजिए, क्योंकि इस समय आप हर टीवी चैनल में विशेषज्ञ के नाते आते हैं, कमेंटेटर के नाते आते हैं। आपको अपनी कौन सी रिपोर्ट्स, या मैं ये जानने की हर स्टार जर्नलिस्ट से कोशिश करता हूं कि क्या उसको अपनी वो रिपोर्ट्स याद हैं जिन रिपोर्ट्स को लेकर के उसे गर्व का अनुभव हुआ कि हाँ, मैंने ये किया तो मैंने एक पत्रकारिता में अच्छा और शुद्ध काम किया। देखिए ऐसी ये ज्यादा जो इसको खुशी जिसको कहते हैं, कि जो अचीवमेंट जिसको हम मानते हैं, वो मुझे प्रिंट मीडिया में हासिल हुई। क्योंकि फ्री प्रेस जर्नल जो अखबार है, वो करनानी का अखबार है, मारवाड़ी है, कलकत्ता की बहुत बड़ी कैश रिच कंपनी है। और कलकत्ता में तो करनानी बोला तो बहुत बड़ा नाम। और मतलब मैं ये कहूंगा कि धीरूभाई अंबानी को धीरूभाई अंबानी बनाने में करनानी जी का कितना योगदान रहा, तो ये शायद लगेगा लोगों को। ये भी मुझे तब पता पड़ा जब करनानी जी के सबसे छोटे बेटे अभिषेक की शादी हो रही, और जब शादी का रिसेप्शन बॉम्बे में दिया था। और क्योंकि मैं फ्री प्रेस में इतना लाडला था, क्योंकि मैं इतनी स्टोरीज करता था, तो मैनेजमेंट को बहुत अच्छा लगता था कि रोज एक्सक्लूसिव स्टोरी पेज 1 पे अशोक वानखेड़े कहीं ना कहीं आते हैं। तो उन्होंने मुझे, जेके करनानी जो मालिक थे, जिनको सेठ जी कहते थे हम, उन्होंने लिटरली मुझे ग्रूम किया। यदि मैं कुछ गलत करूं तो मुझे बॉम्बे से डांटते थे, मैं तुझे अखबार, अच्छी खबर आई तो बहुत खुश होते थे। तो उनके बेटे के जब मैं रिसेप्शन में गया, तो क्योंकि सुमित्रा महाजन तब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर थी, राज्य मंत्री थी अटल जी के कैबिनेट में। और ताई जी के और मेरे इंदौर से संबंध थे, वो मेरे माता समान थी। तो उनको भी जाना था, मुझे भी जाना था, तो हम साथ ही गए। तो साथ ही हम जब वहां गए हॉल पे, तो मैंने देखा कि व्हील चेयर पे धीरू भाई अंबानी सबसे पहले, उसके बाद कोकिला बेन, फिर मुकेश जी, फिर नीता जी, फिर अनिल, और फिर टी। ये पूरा परिवार एक साथ, और उसके बाद जेके करनानी और उनकी पत्नी खड़ी। तब कुछ दिनों के बाद मैंने, जो उनके बड़े पुत्र है अशोक करनानी, उनको पूछा कि ये लोग कैसे रिसीव करने बैठे थे। तब उन्होंने कहा कि जब अंबानी परिवार स्ट्रगल कर रहा था मुंबई में, तब उनके पीछे पापा खड़े थे कि आपको कभी भी किसी भी जब चीज की जरूरत पड़े, खासकर पैसे की, तो मैं यहाँ बैठा हूं। तो वो आज भी संबंध उनके हैं। तो ये मैंने देखा। और उस फ्री प्रेस में एक बात करनानी हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हें ज्यादा तनख्वाह नहीं दूंगा, लेकिन फ्रीडम दूंगा। आप यदि मेरे खिलाफ भी खबर लिखोगे, तो मैं उस खबर को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, आपके पास प्रूफ होनी चाहिए। और यदि आपने ब्लैकमेलिंग करने के लिए छापा, तो फिर मेरे से बुरा आदमी नहीं। और ये हमने तब से गांठ बांधी। यदि आज मैं कहूं, मेरे पे जो संस्कार थोड़े, जो जो पत्रकारिता में जो खबर ढूंढने के और चोट करने के हैं, वो करनानी साहब की देन है, ये मैं बेबाक तरीके से कहता हूँ। क्योंकि युवा था, कॉलेज से निकला हुआ था, कॉलेज राजनीति में भी इन्वॉल्व था। और इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज सबसे बदनाम कॉलेज है, वहां से सारी राजनीति और गुंडाइज्म चलता था। उस हॉस्टल को मैं संभालता था, तो वो टैग भी था। तो वहां से उस एक एक कॉलेज का वेगाबॉन्ड कैरेक्टर को पत्रकारिता में ढालने का काम, वो काम किया है करनानी जी ने। लेकिन तब पत्रकारिता में मात्र इसलिए कर रहा था कि पुलिस पुलिस वालों का चक्कर थोड़ा सा कम होता है। मैं तो बेबाक बोलता हूं, मैं, मुझे शर्म नहीं आएगी ये कहने में। और मुझे कॉलेज की राजनीति भी करनी थी। तो एक व्यापार प्रतिनिधि, जो कॉमर्स रिपोर्टर होता है, वो डिपार्टमेंट ऐसा था कि सुबह से शाम तक आप गायब रहो, शाम को कुछ तो भी रेट्स वगैरह लेके जाओ और ये करो। तो मैं कॉलेज में रहता था, और मैंने कॉलेज में दाल मिल वालों के लड़कों को बुलाया, सबको बुलाया, मिला जाओ रे घर से रेट लेके आया रोज शाम को। तो वो मुझे चिट्ठियां देते थे, मैं जाके वही चिट्ठियां अपना कंपाइल करता था और देता था। टाइपिंग भी नहीं आती, टाइपिंग मैं वही सीखा फ्री प्रेस। तो एक दिन नंदकिशोर अग्रवाल करके एक व्यापारी में है, बहुत बड़े मंडी के व्यापारी, उन्होंने अपने बेटे को पूछा कि ये जो चिट्ठी लेके जाते हो रोज, किसके लिए लेके जाते हो, उनको बोलना एक दिन बुलाया है मैंने। तो उस लड़के ने डरते हुए बोला कि पापा बुला रहे हैं। तो हम भी चले गए मंडी में। तो उनके साथ बैठ के, 7-8 व्यापारियों के साथ बैठ के चाय कचौरी, उन्होंने कहा अशोक जी, आप रोज आया करो ना, चाय पियेंगे, कचौरी खाएंगे, हंसी मजाक होगी। और आप जो रेट्स आप बच्चों से लेते हो, हमसे लिया कीजिए। तो
3-4 दिनों के बाद मुझे लगा कि यार क्या लिख के लेना, फिर मैं खुद ही लिखने लगा। एक दिन नंदकिशोर अग्रवाल जी ने मुझे बुलाया, बोला इंदौर में एक पुरानी मंडी थी, वो मंडी के प्लॉट नगर निगम ने हमको अलॉट किए, हमने नगर निगम को पेमेंट किया। उसके बाद ये मंडी छोटी हो गई करके नई मंडी बनानी थी, तो हमने इसी मंडी के पास 200 एकड़ जमीन खरीद कर, व्यापारियों ने खरीद कर उसको मंडी बना के गवर्नमेंट के हवाले कर। अब आज 60 साल बाद, 50 साल बाद, पता नहीं किसने ये सोचा कि ये जो पुराने प्लॉट्स है, क्योंकि अभी नई मंडी बनी है तो पुराने प्लॉट्स बेचा जाए, जबकि पुराने प्लॉट्स में हमारे गोडाउन है, हमारे हैं। तो मैंने बोला आपके पास अलॉटमेंट, तो उन्होंने मुझे उस 40 साल पहले का सारा नगर निगम का डॉक्यूमेंट दिया। वो मैंने आके पूरा, हमारे मेरे जो सीनियर थे, बिजनेस जो एडिटर थे, गडकरी साहब थे, इंडियन एक्सप्रेस से रिटायर्ड थे, वो मुंबई से आए थे, तो उनको मैंने सुनाया सब, ये ऐसा ऐसा हुआ। तो वो बोला तुम इंग्लिश में लिखो, मैंने लिखा, फिर उन्होंने टाइप किया, और वो खबर उस जमाने के मैप के साथ, अलॉटमेंट और नगर निगम का प्रस्ताव, ये सारा उन्होंने दिया। कमलेंदु कंवर संपादक थे, जो बाद में इंडियन एक्सप्रेस के भी संपादक रहे हैं मुंबई के। तो कमलेंदु कंवर ने स्टोरी देखी, बोले इट्स अ वेरी बिग स्टोरी और गुड स्टोरी, इट शुड गो ऑन पेज 1। तो पेज 1 पे वो स्टोरी गई, वो मेरी पहली स्टोरी थी पेज 1 पे। और उन्होंने श्रवण गर्ग जो है, जो अपने यहाँ पे भी आए हैं, वो चीफ रिपोर्टर थे, उनको बुलाया, बोला ये स्टोरी आप लोगों की है, लेकिन ये ट्रेनी रिपोर्टर ने की, पेज 1 से कंटिन्यू करने के बाद पेज 3 पे ले लीजिए। तो श्रवण जी को बहुत बुरा भी लगा कि हमारे यहाँ की स्टोरी कैसी गई, तो उन्होंने डांटा अपने रिपोर्टर को कि ये होता है, ये नहीं होता है। सर वो स्टोरी छपने के बाद इमीडिएटली नगर निगम में नोटिस इशू हो गए, उन्होंने बहुत सारा हड़कंप मच गया। तब मुझे समझ में आ गया कि अखबार की ताकत क्या होती है। और फिर जाहिर है बहुत बड़ी स्टोरी रही होगी, और तभी आपको भी याद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे जो उसमें ये जो है चीज जो मैं देखने को आता है कि मुझे तब स्टोरी समझ ही नहीं आ रही, स्टोरी समझाई गई, मैं एक एक सवाल पूछता गया, जब मैं सेटिस्फाइड हुआ तो सारे डॉक्यूमेंट लेके आया। वो स्टोरी नंदकिशोर अग्रवाल की थी, उनसे फायदा ये हो गया कि सारे व्यापारियों का वो चला गया, मतलब मंडी सब उसके पे प्लॉट बच गए, सबके गोडाउन बच गए। नगर निगम गलती कर रहा था, ये नगर निगम को समझ में आ गया। लेकिन उससे जो मैं वहां प्रेस क्लब, जो इंदौर के प्रेस क्लब की अलग परंपरा थी सर, सब लोग सुबह हम पहुंचते थे वहां पे 10 बजे तक, और जितने सीनियर लोग थे वो बाकायदा जूनियर पत्र जो रिपोर्टर्स थे उनके खबरों का पोस्टमार्टम करते थे। वो समय इतना बढ़िया था कि मध्य प्रदेश का जो सूचना प्रसारण विभाग है, वहां के अधिकारी थे सीनियर, वो कई बार मुझे फोन करके बुलाते थे और मेरे खबर में वो पूरी खबर रीराइट करके मुझे बताते कि अशोक तुम्हारी खबर बहुत बढ़िया है, लेकिन बेटा ये नीचे के पैराग्राफ में खबर है, इसको ऊपर यदि होता तो इसका इंपैक्ट और होता। मतलब सूचना प्रसारण के लोग भी जर्नलिज्म में कंट्रीब्यूट करते थे, वो सिर्फ पीआर का काम नहीं करते। सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो जूनियर को गाइड करते थे, खबर की गलती कहां हो गई, खबर कैसी अच्छी होनी चाहिए, और क्या करता था। तो मुझे फोन करता तो मैं 2 इंफॉर्मेशन और देता था। ये कंट्रीब्यूशन था। ऐसे माहौल में मैं इंदौर में मैं बढ़ता गया, और एक उस खबर ने मुझे जो ग्लैमर दिया, तब से एक आदत सी लगी कि रोज कुछ ना कुछ पेज 1 पे देना है, कुछ ना कुछ ढूंढना है। उसके चक्कर में इतनी खबरें दी कि एक खबर पे महाराष्ट्र विधानसभा में वॉकआउट हुआ। वो क्या घटना थी? घटना ये थी कि महाराष्ट्र में कॉटन मोनोपोली परचेसिंग स्कीम है। कॉटन जो है, कपास जो है महाराष्ट्र में, वो सिर्फ सरकार खरीदती, और कोई खरीद नहीं सकता। तो महाराष्ट्र में कई बार ऐसा होता था कि सरकार जो खरीदती थी उससे ज्यादा रेट बाहर होता था, तो वो स्टेट के बाहर आके कपास बेचते थे, तो वो स्मगलिंग था, स्टेट के बाहर कपास ले जा नहीं सकते। लेकिन मध्य प्रदेश जो महाराष्ट्र को लकी स्टेट था, वहां बाहर का कपास बिकना मंडी में ये लीगल था। तो मुझे ये बात पता पड़ी। तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर पे सेंधवा नाम का एक गांव है, और कॉटन की बड़ी मंडी, वहां कॉटन की बड़ी मंडी है, क्योंकि निमाड़ का जो प्रदेश है,
पश्चिम निमाड़, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व निमाड़, ये दोनों निमाड़ कॉटन के बेल्ट है। खंडवा तक कॉटन आता है, खंडवा से अकोला शुरू होता है महाराष्ट्र का। तो वहां से कई गाड़ियां आई महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से ट्रक आते थे, सेंधवा की मंडी में बिकते थे। सेंधवा के मंडी में बाकायदा उन ट्रकों की एंट्री होती थी, किसान का नाम उस महाराष्ट्र के किसान का ओरिजिनल एड्रेस होता था, क्योंकि चेक से पेमेंट होता था, 24 घंटे के अंदर पेमेंट करना, ये मंडी का रूल था मध्य प्रदेश में। और एक 2% मंडी फी कटती थी, 2%। तो वो किसान का चेक जो है वो भी ऑफिशियली उसको मिलता था, जिसके डिटेल मंडी के रजिस्टर में। मैं गया, मैंने 1 सप्ताह के मंडी के रजिस्टर की फोटोकॉपी, और फिर तब मैंने ये बताया कि महाराष्ट्र का कैसा कॉटन आके सेंधवा में बिकता है। मेरे पास वो ट्रक नंबर थे, मेरे पास उस एड्रेसेस थे किसानों के, मेरे पास वो चेक नंबर थे और चेक की फोटोकॉपी थी जो किसानों को पेमेंट की गई। अब हुआ यूं कि ये मैंने स्टोरी दी हमारे ऑफिस में। तो स्टोरी देने के बाद हुआ कि उस दिन बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो उन्हें कहा कि इसको कल ले लेंगे। तो इन द मीन टाइम मैंने वो स्टोरी टेलीप्रिंटर से रीड करवाई मुंबई के लिए, क्योंकि मुंबई में एडिशन था, मुझे मालूम था कि महाराष्ट्र में बड़ी खबर होगी। मुंबई में फ्री प्रेस जर्नल ने और नवशक्ति जो मराठी अखबार है, उन्होंने उसका बैनर बनाया। विधानसभा चल रही थी, विधानसभा में सरकार को घेरा विपक्ष ने वो अखबार दिखा दिखा कि आप कहते हैं कि एक ढेला कॉटन बाहर नहीं जा रहा है, आप कॉटन परचेस नहीं कर रहे हो, किसानों को मध्य प्रदेश में जाना पड़ रहा है, ये ट्रक नंबर, ये किसान के नाम, ये चेक नंबर। सरकार बैकफुट पे आई। वो महाराष्ट्र का हंगामा देख के हमारे यहाँ फिर पेज 1 में एंकर बनी उसको, क्योंकि उनको लगा कि ये बहुत बड़ी स्टोरी है। तो ये ऐसी स्टोरीज है जिसको लगता है कि आपने कुछ किया। कुछ स्टोरीज इमोशनल वैल्यू की होती है। इंदौर में सब्जी मंडी बाहर चली गई, इंदौर के बाहर चली गई, और जो सब्जी मंडी बाहर चली गई वो वाकई एशिया की एक बड़ी सब्जी मंडियों में से बनाई गई। ह्यूज 100 एकड़ में बनी, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन वहां अप्रोच रोड जो था वो बाईपास से जाना पड़ता था, लंबा था, और एक जो शॉर्टकट था वो रोड बहुत ही बेकार था। वो चोइथराम हॉस्पिटल का रोड था, उसमें जो ठेले वाले बेचारे सब्जियां थोक में जाके खरीदते थे, उनकी गाड़ियां फंसती थी, गाड़ियां उलटती थी। ये प्रॉब्लम कई दिनों से चल रहा था। हम लगातार लिख रहे थे कि मंडी बाहर ले गए, लेकिन अप्रोच रोड तो ठीक करो। किसी ने नहीं किया। इतने में अर्जुन सिंह की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं, गड़बड़ा गई। उनको चोइथराम में एडमिट किया गया। जैसे ही मैडम को चोइथराम में एडमिट कर गया, रात भर युद्ध स्तर पे काम चला और रोड ठीक हो गया। तो मैंने एक आर्टिकल उसमें मैंने एक टिप्पणी लिखी, थैंक यू मिस्टर चीफ मिनिस्टर। और मैंने सब बताया कि आपकी पत्नी एडमिट होने से वो रोड की डिमांड इतने महीनों से पड़ी हुई थी, कैसी पूरी हो गई। मैंने एंड उसका ये किया कि मैंने बोला ये बहुत ही अनएथिकल और अमानवीय होगा यदि मैं ये कहूं तो, लेकिन ये मुझे कहना पड़ेगा कि हे भगवान, जहां जहां ऐसी रोड की समस्या है वहां के पास के हॉस्पिटल में चीफ मिनिस्टर की पत्नी को एडमिट होने दे, ताकि उस रोड को भला हो जाए। तो उसको बहुत अपील किया। तो अर्जुन सिंह जी ने पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्होंने, किसी ने उत्साही लाल करके दिया, कांग्रेस की आदत है, मतलब नेताओं की, वो जो वर्कर्स होते, उन्होंने देखा थैंक यू मिस्टर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला सर फ्री प्रेस में बहुत छपा आपके बारे में। तो अर्जुन सिंह जी ने पूरा पढ़ा एंड तक, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। और जब एक दो बार जब मिलने का समय हो, बाद में तो दिल्ली में आने के बाद तो काफी मिला मैं उनसे, और जब फिर मैं इंदौर में मिला तो उन्होंने कहा कि आई टेक योर थैंक्स, वो जो आपने मुझे थैंक यू कहा मैंने ले लिया। तो ऐसी कई खबरें थी। एक किर्लोस्कर की खबर थी। किर्लोस्कर मध्य प्रदेश में सरकारी सब्सिडी पे पंप बेचते थे, लेकिन उसमें एक प्राइस फॉल क्लॉज होता है कि जो पंप की प्राइस आप हमको दे रहे हैं उससे नीचे इंडिया में कोई बेच नहीं सकता। तो मेरे पास उनका बिहार का एक बिल आया जो इससे भी सस्ता बेच रहे थे। तो मार्कफेड के थ्रू चल रहा था, तो वो मार्कफेड फीडिंग बिग कंपनीज करके वो खबर छापी। वो खबर छपने के बाद किर्लोस्कर ब्लैकलिस्ट हुई, और तब मैं जानता हूं कि फ्री प्रेस के ऑफिस में किर्लोस्कर के अधिकारी कैसे चक्कर काटते थे कि आप इसको करके, तो एक लगता था कि कुछ आप कर रहे हो। वो खबर छपने से कहीं ना कहीं लोगों का भला भी हुआ। हाँ, तो वो बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है एक जर्नलिस्ट के लिए, जो आपके चेहरे पे लग रहा है। और जो आपने किस्से भी बताए, ऐसे बहुत सारे किस्से आपके खाते में होंगे। पर अशोक जी, जब आप दिल्ली में आए, दिल्ली में आकर के आपकी मुलाकात पॉलिटिकल सर्कल में हुई,
और जरूर हुई होगी। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या जितनी दूसरी पार्टियां हैं जो दिल्ली में उस समय रोल प्ले कर रही थी, या सरकार गिराने बनाने का खेल बीच बीच में होता था, और आप जब रिपोर्ट करते थे तो उस रिपोर्ट्स के ऊपर पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी का क्या रिएक्शन क्या होता था। और आप नहीं, मशहूर, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत सारे पत्रकार आए, पर आप एक अलग जॉनर में मशहूर हुए, उसके पीछे आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी का उसमें रोल था आपको मशहूर करने में, या कांग्रेस का था? सर जब मैं आया था तब बड़ी अजीब स्थिति थी मतलब मेरा वो पीरियड था जब गोविंदाचार्य जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे और खुशबू ठाकरे पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। और उस जमाने में बीजेपी की स्थिति ये थी, मतलब पार्टी भले ही कई राज्यों में थी सत्ता में, लेकिन वो जो सादगी जो थी देखने को वहां मिलती थी। मुझे याद है कि यदि हम खुशबू ठाकरे वही रहते थे 11 अशोक रोड पे एक कमरे में, तो कई बार हम जब, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से आते थे तो थोड़ा लिवरेज था, और क्योंकि जी। मेरे सुमित्रा महाजन के बिल्कुल माँ बेटे के संबंध थे, तो उनकी वजह से मुझे बीजेपी के कई दिग्गज लोग वहां मिलते हम्म। मिलते रहे हैं। तो मैं खुशबू ठाकरे से जब मिलने गए एक साथ में, और हमारे मनोहर लिम्बोदिया करके साथी थे, तो वो स्थिति थी कि हम जब उनके गए तो वो कमरे में किसी के साथ चाय पी रहे। जैसे ही मैं गया उन्होंने एक कप मेरे हाथ में थमा दिया, एक कप मनोहर लिम्बोदिया के हाथ में थमा दिया, बोले पहले इसको धो के लाओ। हम गए, वो कप धो के लाए, फिर उन्होंने बोला कैटली से चाय लो। ये पार्टी के अध्यक्ष के कमरे का सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। आज वो बीजेपी नहीं रही है। आज वो बीजेपी हो गई है कि आप बीजेपी के एक ऑर्डिनरी सेक्रेटरी से भी मिलने जाएंगे तो इतना बड़ा प्रोटोकॉल है नए ऑफिस में कि आपको लगता है कि आप शायद एक तो आप खुद आतंकवादी हो, जो कहीं जा रहे हो तो इतना आपको, या चोर उचक, या चेहरे पे आपको ऐसा कुछ दिखता है लोगों की चोर उचक के जैसे आपकी चेकिंग हो रही है, 10 जगह पूछा जा रहा है किसको मिलना है, क्यों मिलना है, क्या मिलना है, कब मिलना है, उससे अपॉइंटमेंट लो, उसका फोन करो, ये करो वो करो। वो पहले नहीं था। गोविंदाचार्य को जब मैं, मेरे पास स्कूटर हुआ करती थी, तो गोविंदाचार्य कई बार सुबह हम जाते थे, तो एक बार मैं गया तो एक लंबे कॉरिडोर में एक कमरे में हो रहते थे और बाथरूम एकदम एंड में था। तो मैंने देखा कमरे में कोई नहीं है, तो मैं जोर से मैंने आवाज लगाई, मतलब गुरु जी कहाँ हो? तो बाथरूम, मैं इधर हूँ बोले। मैं बाथरूम में गया तो पैजामा धो रहे थे, कुर्ता और पैजामा। तो उन्होंने पैजामा धोया, बोले जा सुखा के आ जा। मैं सुखा रहा था, फिर उसके बाद वो हाथ दूसरा पैजामा धो, शर्ट धोया, बोला अभी मैं नहा के आता हूँ। फिर नहा के आने के बाद उन्होंने वो लॉन पे चक्कर काटते हुए मुझे 2-3 चीजें बताई कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है तुम्हें पता है क्या, ये हो रहा है, ये पहला ये नेता इससे मिल के आया। कांग्रेस की भी वो उनके पास खबरें होती थी। और उसके बाद बोलते थे कि चलो मुझे जरा छोड़ दो तुम साउथ एवेन्यू, और फिर मेरे स्कूटर पे पीछे बैठ के साउथ एवेन्यू छोड़ते थे। वो पीरियड था जहां नेताओं से मिलना कोई टैबू नहीं था। 3 नंबर मैंने पे साउथ एवेन्यू में मैं रहता था, 3 नंबर में चंद्रशेखर जी रहते थे। तो चंद्रशेखर जी इतना बड़े व्यक्ति थे, लेकिन मजाल है कि कोई कोई मना करे मिलने के लिए। जाओ तो लॉन में बैठे, जाके हम कहते प्रणाम, बैठो क्या हो रहा है। तो उनको ये मालूम था कि साउथ एवेन्यू में रहता है, हिंदी के किसी अखबार में लिखता है, उन्होंने अखबार भी कभी नहीं पूछा। लेकिन कोई बात करो तो बेबाक तरीके से बोलते थे, कई चीजें बोलते थे। उनके छोटे भाई थे कृपा चाचा, उनसे हमारी बड़ी मित्रता हो गई थी, वो हम बड़े थे हमारे, लेकिन उनके थ्रू पहचान हो गई। तो ये तमाम उस जमाने में जो एसेस हुआ, जब मुझे याद है वीडियो मैगजीन थी, और पायलट साहब हरियाणा, मतलब पायलट साहब का मुझे एक इंटरव्यू करना था और एक एजिटेशन, और मैं वहां पे हरियाणा में जो कोई डिस्नीलैंड बनने वाली थी, लैंड को टेकर होकर हो रही थी, आपको याद होगा, चौटाला जी मुख्यमंत्री थे। तो हमने कहा कि ये डिस्नीलैंड पे मैं स्टोरी कर रहा हूँ। तो बोले क्या चाहिए, मतलब इंटरव्यू तो चाहिए। वो तो मेरा इंटरव्यू हो गया, बोले भाई साहब वो प्रोटेस्ट ठीक से, बोला हाँ हाँ मैं करवा देता हूँ। अगले वीक उन्होंने प्रोटेस्ट करवा दिया, हमने प्रोटेस्ट शूट किया। तो ये इतनी लिबर्टी नेताओं के साथ हुआ करती। नेता और पत्रकार का संबंध उस जमाने में अलग था। आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताया तो वाकई ऑफ द रिकॉर्ड हुआ करता था, ऑन द रिकॉर्ड हुआ तो ऑन द रिकॉर्ड हुआ करता था। वीएन गाडगिल जैसे बड़े लोग मीडिया के इंचार्ज हुआ करते थे कांग्रेस में। आज तो कांग्रेस में जो मीडिया के इंचार्ज है, ऐसे छिछोरे लोग आते हैं कि उनको ये भी मालूम नहीं होता है कि कितने अखबार है, दिल्ली से कितने अखबार निकलती है, ये पूछो तो ये पता नहीं है। वो तो सिर्फ एक ग्लैमर एंजॉय करने के लिए सीट पे बैठे रहते। या आप बीजेपी के जो मीडिया इंचार्ज हुआ करते थे, मतलब सुषमा स्वराज जैसे लोग, और या रविशंकर प्रसाद जैसे लोग हुआ करते। अब वो लोग आते हैं कि आपको पूछना पड़ता है कि इनकी भैया हिस्ट्री कहाँ है, कहाँ से उठे हैं, कहाँ आए हैं, किसके वजह से बने। तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टी में वो गिरावट आई है। संबंध थे, स्टोरीज होती थी, स्टोरीज मिलती थी कई बार। और वो वही पीरियड था कि जब वीपी सिंह का उठना चालू हो गया था,
और जो लगातार वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने तो कैसे रातों रात रात भर स्कूटर पे किसी दोस्त या अपने स्कूटर पे किसी दो लोगों को, तीन तीन लोग बैठ के रात भर इस बंगले से उस बंगले पे, कभी देवीलाल जी के यहाँ, कभी चंद्रशेखर जी के यहाँ, कभी वीपी सिंह के यहाँ, रातों रात पता पड़ता था, क्योंकि मोबाइल हुआ नहीं करते थे, पता पड़ता था कि वहां कुछ लोग पहुंच गए तो वहां जाना। वो वही पीरियड था कि जब आप भी जर्नलिज्म से पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट हो गए थे और आप भी लोकसभा चुनाव लड़े थे। तो तब शायद हमारे लिए ये पहली बात थी कि एक पत्रकार भी अब लोकसभा का चुनाव लड़के आ रहा है, क्योंकि पत्रकारों को अक्सर हमने देखा कि वो राज्यसभा के थ्रू एंट्री मारते थे, लेकिन आप उनमें से थे कि जो बाद में उदयन शर्मा ने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन उदयन जी आखिर तक चुनाव जीत नहीं पाए। आपने पहली बार छक्का मार के आपने लोकसभा में एंट्री कर ली। अशोक जी, मैं फिर सवाल पूछ रहा हूँ। और ये मैं एक तुलना भी चाहता हूँ कि आप तब से लेके अब तक राजनीतिक सूत्र का काम बड़े नेता कितना करते थे, और आज आज तक, क्योंकि पूरे आपके पत्रकारी जीवन की यात्रा में कांग्रेस किया, भारतीय जनता पार्टी किया, दूसरी पार्टियों के, क्योंकि बड़े नेता अक्सर मदद करते हैं, जैसा आपने चौटाला जी के बारे में कहा। ऐसे कुछ लोगों के नाम बताइए जिन्होंने आपको भटकाया न हो, सही खबर दी हो, और उस खबर को लेके आपने पत्रकारिता में बवाल मचाया हो। नहीं, कई खबरें थी। मुझे, मैं ये बोलूंगा कि जिस दशक में मैं आया, मतलब जब आप लोकसभा लड़ रहे थे उस पीरियड में ज्यादातर खबरों का प्लांटिंग नहीं होता था, खबरों का प्लांटिंग नहीं होता था। और खबरें यदि आप पूछो कि खबर क्या है, तो यदि उनको पास पता है तो बताते थे। कई बार ये भी बताते थे कि तुम जो सोच रहे हो वो है नहीं, एक्चुअली ऐसा ऐसा हुआ है। मतलब कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ तिरुपति में, उस तिरुपति के अधिवेशन में कैसा राव के खिलाफ पूरी एक फौज सीडब्ल्यूसी में आई, और रातों रात दूसरे दिन एक ऑटोमेटिक सभी सारी पूरी की पूरी सीडब्ल्यूसी भंग हो गई और पूरा राव साहब को अधिकार मिला। इसका जो खेल हुआ वो सारा खेल सामने दिखता था। अब कौन कैसा बात करता था। और तब जो मतलब कोई आपको बता भी देता था तो इतना ही बताता था कि ये तुम सुन लो, ये ऐसा नहीं होने जा रहा है, ऐसा होने जा रहा है ना, अभी लिखो मत, ये तुम्हारे लिए है। तो ये कई चीजें जो है वो बताते थे। महाराष्ट्र में लगातार सत्ता परिवर्तन, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर हमेशा शेकी रहता था। वो पीरियड भी हमने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कौन मराठा लॉबी के लिए। जब जब सुशील कुमार शिंदे मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जब फिर सत्ता में कांग्रेस वापस आई, तो सुशील कुमार शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। लेकिन फिर एक चैनल पे एक खबर प्रसारित हो रही थी लगातार कि सारे मराठा एमएलए एक जगह बैठ के विद्रोह करने के मूड में है, तो विलासराव देशमुख का नंबर लग गया। हालांकि ऐसे कोई मराठा इकट्ठा बैठे ही नहीं थे, सिर्फ ब्रीफिंग चल रही थी रिपोर्टर को आज तक के कि आप ये खबर चला दो और उस खबर के प्रेशर में लोगों को आते हुए मैंने देखा। तो मेरी कई बार ये भी लगता है मुझे कि मीडिया की खबरें ऑन द फेस आप कितना लेते हो। आज के डेट में तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई। मैं माफी के साथ कहता हूँ कि आज लोग हंसते हैं आपके मीडिया पे, क्योंकि जितनी नेताओं की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई उससे ज्यादा मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी खत्म होने के राह पे है। मतलब जो चार स्तंभ जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी के, उन सभी की क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं खत्म होती हुए नजर आती है। इक्का दुक्का हर जगह हर सेक्टर में इक्का दुक्का लोग मिलते हैं कि जो अभी भी लगे हुए हैं कि वो मेंटेन करें। लेकिन अखबार में खबर प्लान करने से जो आप मीडिया ट्रायल के नाम से आप जो चलाते हो, और मैंने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो मैंने मेजर देखा है, वो स्थिति ये है कि आज भी प्रिंट मीडिया में खबर दी जाती है, व्यूज के लिए अलग पेज है। आप खबर में खबर देख के फ्री हो जाते हो, और यह विश्लेषण करना है तो आप त्वरित टिप्पणी से विश्लेषण करिए, या एडिट पेज आपके लिए पूरा है जब आप विश्लेषण कर सकते हो। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या एंकरों ने विश्लेषण करना ही शुरू कर, और जो लोग बैठते हैं, यदि आप मतलब आप ओपनिंग ही ऐसा करेंगे कि भाई अशोक वानखड़े चोर है, अशोक वानखड़े जब आप चोर हो गए हैं, चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, तो अब ये क्या पत्रकारिता में कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अशोक वानखड़े की चोरी का आरोप किसने लगाया, क्या आरोप सिद्ध हो गया, क्या इन्वेस्टिगेशन क्या चल रहा है। आप आगे की बात करते हो कि अशोक वानखड़े, ये हाईकोर्ट ने भी कहा है, मुंबई के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि भैया आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आप जज है, आप क्या है, आपको ये बोलने का अधिकार है
कि रिया चक्रवर्ती को ईडी ने बुलाया, लेकिन ईडी अरेस्ट करे रिया को, ये बोलने वाले आप कौन? ये जो नई पत्रकारिता का जो ये आया है, तो मुझे लगता है ये इमेच्योर एंकर्स, या एंकर्स के तौर पे मैं कहूं तो आज प्रणय राय हुआ करते थे, इवन वीर संघवी जब इंटरव्यू लेते थे, तब एक 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 लिहाज होता है, आपका गेस्ट होता है, जब आप किसी को बोलते हो बुलाते हो तो आपका गेस्ट, और गेस्ट के साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते। लेकिन जिस हिसाब से लगातार आप देखते हो कि इंटरव्यू में बदतमीजी करना ये यूएसपी हो गया, आपने यदि किसी के साथ बदतमीजी की तो आपको बड़ा पत्रकार माना जाता है। बदतमीजी करने के लिए पत्रकार बनने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एक ऑर्डिनरी आदमी भी, रास्ते के आदमी को भी आप बोलो बदतमीजी कर, तो आपसे अच्छा बदतमीजी वो कर लेगा, लेकिन आप आगे वाले आदमी को बोल ही नहीं सकते। मतलब जिस अर्णव अर्णव के चैनल पे तो मुझे समझ में नहीं आता, गेस्ट जाते तो क्यों जाते, और जब वो गेस्ट को जिस हिसाब से ट्रीट करते हैं, जिस हिसाब से बोलते हैं, वो खुद ही सवाल पूछते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, फिर कहते हैं कि आपने कुछ बोला नहीं, फिर जवाब देते हैं, फिर कहते हैं आपने कुछ बोला नहीं। ऐसी पत्रकारिता सबसे इजी पत्रकारिता है। यदि कल अशोक मैंने जी। ये तय कर लिया कि ये ऐसी जी। पत्रकारिता करना है, तो मुझे इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे होमवर्क करने की जरूरत। लेकिन जब मैं लाउड इंडिया के लिए एक प्रोग्राम करता हूं, तो मैं बता देता हूं, मैं सुबह 7 बजे से मैं परेशानी में, एक टेंशन रहता है कि आज की मेरी खबर क्या होनी चाहिए। उसके लिए मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, अलग अलग जगह से पूछता हूँ, टैली करता हूँ, सोर्सेस से सब आंकड़े इकट्ठा करता हूँ, तब जाके शाम का मैं शो के लिए, एक शो होता है उसके लिए तैयारी करता हूँ। या किसी चैनल पर जब बुलाया जाता है तो पूरा मेरे पास रिसर्च, मैं पूरा टाइम रिसर्च करते रहता हूँ, क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमको बोलना है। अशोक जी, हाँ। अशोक जी, आपने खुद एक विषय छेड़ दिया जो मैं शायद 2 मिनट के बाद आपसे पूछता। इलेक्ट्रॉनिक यानी न्यूज़ चैनल्स में आप जाते हैं, आपको क्या अनुभव आया? बहुत सारे लोगों का ये अंदाजा है कि जो एंकर बैठता है वो ज्ञान शून्य होता है, उसको विषय का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो बैठ करके वहाँ कालिदास बनने की या तुलसीदास बनने की कोशिश करता है, जिसमें वो बंदर बन जाता है, गणेश बनते बनते बंदर बन जाता है। बंदर, आप बिल्कुल मैं एग्री क्योंकि करता आप क्योंकि हर चैनल में जा रहे हैं, हर तरह के एंकर से आपकी उसको उसका सामना आपको करना पड़ता है, या कुछ जगहों पर एडिटर का भी सामना करना पड़ता है। आपको आपके ऊपर क्या इम्प्रेशन है कि ये जो हूँ। नई परंपरा आई है अज्ञानी एंकर्स की, ये परंपरा शुरू कहाँ से हुई, और उनको जो गेस्ट जाते हैं पत्रकार आपके जैसे, वो उनको कोई सीख दे पाते हैं, समझा पाते हैं या नहीं समझा पाते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे हैंडल करो, सत्य ये नहीं ये है? देखिए क्या होता है सर, कि जब मैं क्योंकि जब मैं टीवी पे नहीं हूं तो टीवी देखता भी हूं, मुझे पता है कि एंकर बहुत एग्रेसिव है, बहुत गलत भी बोलता है। तो जब मैं होता हूं तो एंकर यदि कुछ गलत बोलता है तो मैं उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास कर सकता हूं। लेकिन मैंने देखा कि आप किसी को रेक्टिफाई करने के बाद भी उसको लगता है कि वही सही है, तो फिर मैंने बोला जंगल में मोर नाचा क्यों, फिर लाइव प्रोग्राम में ही, चलते प्रोग्राम में ही उसको बता देता हूं कि आपकी सूचना गलत है, आपकी सूचना गलत है, पहले आप सूचना ठीक कर लीजिए, आप पहले इंफॉर्मेशन ठीक कर लीजिए। जो स्टेट आप, जिस स्टेट की आप बात कर रहे हो वो जिला उस स्टेट में है ही नहीं, आप जरा ध्यान रखिए, आप थोड़ा होमवर्क ठीक कर लीजिए। जैसे ही ब्रेक होता है तो फिर वो एंकर पसीना हो जाता है, बोला अरे सर आपने एकदम कह दिया, आप मुझे बोलते, मतलब आप सुनने के आदि कहां हो। मुझे एक वाकया, एक चैनल पे मैं बैठा था हम्म। और हम्म। उसने एकदम ब्रेकिंग न्यूज आ गई, महाराष्ट्र में सरकार बनने का सीन था। ब्रेकिंग न्यूज ये आ गई कि अब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बने। क्यों? क्योंकि उनके पोस्टर्स उतरना शुरू हो गए। उनको ये पता नहीं था कि सरकार बनी नहीं थी। जब सरकार बनी नहीं है तो ऐसे में जो गवर्नर है, सारे अधिकारी उन्हीं की तरफ देखेंगे, क्योंकि सरकार तो अभी फडणवीस ही एक्टिंग चीफ मिनिस्टर थे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वो इलीगल होर्डिंग है करके उतारे। मैंने ये कहा कि ये आदित्य ठाकरे का नाम कतई कभी भी चीफ मिनिस्टर की लिस्ट में नहीं था, ये तो उद्धव ठाकरे को ही बनना है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं आपको। मैंने बोला पोस्टर चढ़ने से और पोस्टर उतरने से मुख्यमंत्री नहीं बदलते, या मुख्यमंत्री की उम्मीदवार बदलना या पोस्टर उतरना और पोस्टर पे फोटो छपने से नहीं तय होता। तो वो रिपोर्टर वो कहता है, वहां पे जो था कलानगर में बैठा हुआ था, शिवसेना के बंगले के सामने, ठाकरे जी के बंगले के सामने, वो कहता है सर मैं यहां बैठा हूं, मुझे पता है कि आपको पता है।
तो मैंने बोला नहीं, मैं फिर आप ही सही होंगे, मैं गलत हूं। आपका चैनल का जो असाइनमेंट डेस्क है, निहायत मूर्ख लोग है कि जिस आदमी को महाराष्ट्र के बारे में राजनीति कुछ नहीं समझती, उस आदमी को पैनल पे बिठाया। मैं आपके पत्रकारिता का नमस्कार करता हूं और मैं आपका शिष्यत्व पकड़ने बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए तैयार हूं, मुझे माफ करिए। ये जब लाइव गया तो चैनल हेड कमरे से बाहर आ, एंकर भी उसका साथ दे रहा था। बोले अशोक जी अब पोस्टर उतर गई, इसका मतलब अब उनका तो क्लेम खत्म ही हो गया। अरे यार, पोस्टर पे होता है क्लेम। फिर ब्रेक में बुरी तरह से उनको डांटा गया। ऐसे कई वाकया है कि जब आप करेक्ट करते हो, आप किसी के मुंह में देते। एक चैनल है, वो तो पहले ही एकदम उनकी आदत है कि चलते प्रोग्राम में जोर से बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज धाड़ करके, और कुछ तो भी एक चीज बता देते। एक दिन उन्होंने ऐसी बता दी ब्रेकिंग न्यूज, और उन्होंने बोल दिया। मैंने तुरंत बोल दिया, मैंने ये 3 दिन की खबर है, ब्रेकिंग कहां से होगी। उसके बाद ब्रेक हो गया तो मेरे पास आ गया, अरे भाऊ यार आप बीच में एकदम आ गए यार, आप थोड़ा रुक दिया करो। अरे बेटा लेकिन तुम्हें ब्रेक, तुम क्या फॉर्मेट लेके चलते, ब्रेकिंग खबर है तो एक खबर बोलो ना। बिल्कुल, बिहार में इलेक्शन बिल्कुल। चल रहा है और आप बोलो कि ब्रेकिंग न्यूज बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं। अरे भाई साहब, बिहार में इलेक्शन अनाउंस हुआ 1 महीना हो गया। क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको पालघर कहां है ये पता नहीं। आप मैप में पालघर देखने की सोच भी नहीं सकते कि पालघर है कहां। आपको आदिवासी टीलों का सिस्टम पता नहीं, ग्रुप ग्राम पंचायत किसको कहते हैं ये पता नहीं, आपको कुछ भी पता नहीं। और आप पालघर में साधुओं की हत्या पे एक लाइन लेके आप बोलना शुरू कर। कई बार प्रोग्राम के पहले ये भी होता है कि आप थोड़ा सा अशोक जी, मतलब कई बार आते हैं, ये खासकर जो बाइट लेने आते हैं रिपोर्टर्स, वो कहते हैं कि सर थोड़ा सा ना, थोड़ा सा सरकार को संभाल लीजिए। तो मैंने बोला चाय पीजिए और जाइए। मैं किसी के कहने में नहीं बोलता, मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि जो सच है वो सामने लाना पड़ेगा। जनता मूर्ख नहीं है सर, आज ना लेकिन कल इसके लिए सच्चाई सामने आती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पर अशोक जी, इसका कारण क्या है? क्योंकि पूरा टेलीविजन 80% या 90% इसी लाइन पे है जिस लाइन की बात आप कर रहे हैं। देखिए और ये कहीं ना कहीं ये चिल्ला चोट का जो ये है, उनको ये लगता है कि जोर से चिल्लाने से, देखो मदारी सिस्टम है। जैसा मदारी जब अपना शो चालू करता है तो मदारी धीरे से भी बोलेगा तो काम होता है, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला के बात करता है। तो चिल्ला के बात करना, आगे वाले को बदतमीजी बेइज्जती करना, ये जरूरी नहीं। आगे वाले को आप चुप भी करवा सकते हैं। यदि आपके पास फैक्ट्स है तो आप एक सवाल पूछ के उसको चुप करवा सकते हैं, एक सवाल उसको असहाय कर सकता है यदि आपके पास फैक्ट है। लेकिन आपके पास फैक्ट नहीं होने होते हैं, फिर आप उसको चिल्लाते हो। एंकर का काम कोऑर्डिनेशन का है, एंकर को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। बीजेपी वाले ने कुछ कहा, कांग्रेस उसका जवाब दे। कांग्रेस ने कुछ कहा, ये बीजेपी वाला जवाब दे। बीच में आरजेडी है, बीच में एलजेपी है, आप क्या कहना चाहते हैं इस इशू पे। लेकिन बीजेपी ने कुछ कह दिया तो कांग्रेस, वो एंकर ही उसका जवाब देता है। मैं एक चैनल पे बैठा था, एक बड़े अब उस चैनल में वो एंकर नहीं है, बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने, वो एंकर थे। मैंने बोला आप राजनीतिक विशेषज्ञ या विश्लेषक बन के बैठिए, एंकर बन के मत बैठिए। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें की ओपनिंग में, सारी बातें, और मुझे बोले अशोक जी आप क्या कहना चाहते। मैंने सारी बातें आपने कही थी सर, आपने जो कहा उसका मेरा अनुमोदन है मामा। मैंने बोला जैसा वो आहुति डालते समय पत्नी हाथ लगाती है, वैसा मैं भी आपको मम कहता हूं, आपने जो कहा वही आगे बोलिए। ब्रेक में मुझे बोला अरे क्या हो गया। मैंने भाई साहब जब सारी बातें आप ही करोगे, विश्लेषण भी आप करोगे, तो फिर हमारे लिए विश्लेषण हम काय को बैठे आप, मत, हम बैठने का शौक भी नहीं है। ऐसे कई चीजें होती है, आपका क्रिटिसिज्म भी होता है, आप झगड़ा भी करते हैं। एक एंकर ने मुझे बोल दिया था कि आपको, जब चुनाव हुए महाराष्ट्र में, तो मैंने कहा कि शरद पवार इज अ मैन टू वॉच। तो एंकर ने हंस के कहा आपको महाराष्ट्र छोड़े सालों हो गए अशोक जी, दिल्ली में बैठ के अब आप क्या जाने महाराष्ट्र, मैं तो मुंबई में बैठा हूं, मुंबई की धरती पर। एंकर कह रहा है। बोला इस बार सुपड़ा साफ है शरद पवार का, 2 सीटें मिलना मुश्किल है। मैंने बोला नाई नाई बाल कितने, रिजल्ट पे देख लेंगे। रिजल्ट के दिन मैंने उनको कहा, मैंने आप बॉम्बे में बैठे हो ना। मतलब बॉम्बे में कहां बैठे हो, ये देखो मलबार हिल में बैठ के न्यू बॉम्बे का आप लोगों के पल्सेस नहीं देख सकते। मैंने बोला हम
भले ही दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन कम से कम 100 फोन रोज आज भी महाराष्ट्र से आते हैं। मैं करता हूँ, उतना ही मध्य प्रदेश करता हूँ, उतना ही गुजरात करता हूँ, और अब तो तमिलनाडु से लेकर सारी दुनिया से बात होती। मैंने बोला आपको बात करनी पड़ेगी, आप एंकर है। एंकर का भी प्रॉब्लम है सर कि सुबह से शाम तक वो एंकरिंग करेगा तो अखबार कब पढ़ेगा, जब उसको अखबार पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो किसी भी इतना टाइम देना चाहिए। मुझे याद है कि जब एनडीटीवी चालू हो गया था और एनडीटीवी में वीडियो एडिटर करके मेरे ब्रदर इन लॉ ने ज्वाइन किया था, मंगेश बापट। तो उसने जब मुझे आके कहानी सुनाई एनडीटीवी की तो मुझे बड़ा ताजुब लगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रॉय कहते हैं कि जो एडिटर्स है वो क्रिएटिव लोग होते हैं, इनको 6 घंटे से ज्यादा काम करना नहीं चाहिए। तो बोले हमारी 6 घंटे की ड्यूटी। और उन्होंने कहा ड्यूटी खत्म होने के बाद इधर उधर घर ना जाना मत, घर जाओ किताब पढ़ो, बाहर जाके काम मत करना दूसरे स्टूडियो, क्योंकि तुम्हारी क्रिएटिविटी जिंदा रहे। ये मैं चाहता हूं, सोचने के लिए तुम्हारा दिमाग खुला रहे, दिमाग पे बर्डन कम हो, इसलिए मैं तनख्वाह दे रहा हूं और 6 घंटे का काम कर रहा हूं। ये सोच अब कहां है? सारे चैनल्स आज इंटर्न पे चल रहे हैं। अशोक जी, चैनल्स में अशोक इतने जी, ओवरलोड है लोग। बिल्कुल एक महत्वपूर्ण सवाल आपकी बातचीत से और अभी एक उदाहरण सामने आया, कि चैनल भी फेक न्यूज़ स्प्रेड करने में, फैलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अभी हमने बिल्कुल 3 दिन पहले, 4 दिन पहले 2 चैनल्स पे शोर देखा और फिर उसका फॉलोअप हमने सोशल मीडिया पे देखा कि पाकिस्तान की असेंबली में मोदी 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 के नारे लगे और ये किसी ने क्रॉस चेक नहीं किया और सब उसका समर्थन कर रहे थे। और वो दो जो हमारे आपके मित्र हैं, आप उन दोनों चैनल्स पे जा चुके हैं, उन दोनों के संपादकों ने इसको खूब बढ़ाया। दोनों ही मित्र हैं। मोदी मोदी के नारे लगे पाकिस्तान की असेंबली, हम भी बहुत खुश हो गए। पर जैसे ही उसका खुलासा आया, न इनको शर्म आई कि ये माफी मांगे कि इन्होंने गलत किया है। खुलासा ये आया क्योंकि फिर उसकी ओरिजिनल फुटेज आ गई कि वहां पे तो जाके वोटिंग वोटिंग की बात चल रही थी। और वहां पर किसने, किस आईटी सेल ने, जाहिर है जिसको उसका फायदा होता है उसी आईटी सेल ने वोटिंग वोटिंग जगह सोच के मोदी 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 के के वर्ड्स डाल दिए। और वो देश में और दुनिया में हम, हमारा कितना मजाक बना है, कितनी हंसी हुई है कि 2 चैनल जो अपने को बड़ा चैनल कहते हैं, उनके एंकर, जो देश के बड़े एंकर और शायद राज्यसभा के उम्मीदवार भी हैं, दोनों संपादक बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने मोदी मोदी उसमें डाल दिया। अब अगर टीवी चैनल भारतीय दर्शकों को, जिनके ऊपर लोग गीता और कुरान की तरह भरोसा करते हैं कि इन्होंने जो कहा वो सही होगा, अगर इस तरीके से वो फेक न्यूज़ फैलाएंगे और फिर हम बात करेंगे कि लोग अफवाहें फैला रहे हैं, लोग भड़का रहे हैं लोगों को, तो सोशल मीडिया पे आरोप लगाना आसान है। पर इन इन लोगों का क्या करेंगे, ये जो सो कॉल्ड मेन लाइन मीडिया है जहां पे आप जाते रहते हैं? देखिए सर, इसमें दो बातें। पहली बात तो ये है कि सभी चैनलों में होड़ है कि सबसे पहले खबर कौन देगा। मैं इसको बुरा नहीं मानता, आप दीजिए, फिर आपका पीछे बैकअप इतना चाहिए कि आपको खबर मिली और 3 मिनट के अंदर वो कंफर्म हो। फिर आपके पीछे लोग हो चाहिए कि जिनके फिंगर टिप्स पे चीजें हैं। यदि उनको पता पड़ा ये एक्सीडेंट इस सेक्टर में हुआ है, तो वहां के 4 स्टेशन के स्टेशन मास्टर के फोन तुम्हारे पास चाहिए, तब आप बोल सकते हो कि एक्सीडेंट हुआ है, हियर से नहीं। मैं एक वाकया बताता हूं, तब MH1 न्यूज चैनल लॉन्च किया था हम्म। हम्म। और भागवत जी के पहले के संघ चालक की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें रात को एडमिट किया गया 9 बजे। सहारा ने सबसे पहले खबर ब्रेक की कि हार्ट अटैक आया है, हार्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। उसके बाद उनका देखा देखी देश के सारे चैनल ने हार्ट अटैक करके शुरू कर दिया। मुझे उनके बारे में इतना पता था कि उनका हार्ट का कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो मैंने बोला नहीं, हम नहीं जाएंगे ब्रेकिंग, अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए एडमिट हुए हैं, ब्रेकिंग पे नहीं जाएंगे। चैनल के मालिक ने फोन किया
कि सारा देश कह रहा है उनको हार्ट अटैक हो रहा है, अभी तक आपको समझ ही नहीं रहा है हार्ट अटैक आ रहा है करके। अब मैं क्या बोलूं। फिर मैंने फोन किया, तब तक मैं लगा टच में था ही। जब मैंने फोन किया नागपुर, तो पता पड़ा कि यूरिनरी ट्रैक में इंफेक्शन हो गया है, उसके वजह से बुखार आया जो 101 है। पास का हॉस्पिटल यही था जहां ले गए, और वो हार्ट हॉस्पिटल था। तो हार्ट हॉस्पिटल में बाकी भी ट्रीटमेंट होता है, ये हमें रिपोर्टर्स को मालूम होना चाहिए, नहीं पता था। तो तब तक सहारा ने तो ओबिट की शुरुआत शुरू कर कि यहां जन्म हुआ और ये हो गया। अब इधर मालिक का प्रेशर कि हार्ट अटैक क्यों नहीं करवा रहे हो। अब मैंने बोला उनका हार्ट अटैक नहीं करवाया तो इनको हार्ट अटैक हो जाएगा। फिर बेस्ट चीज थी कि मैंने फोनों पे नागपुर के एक आदमी को, संघ के एक पदाधिकारी, मैंने बोला देखो रात को कर रहा हूं मैं आपको फोन, लेकिन आपको ये, बोले मैं ऑथराइज नहीं हूं एज ए स्पोक्स पर्सन। अरे मैंने बोला ये तो बता सकते हो एडमिट क्यों हुए। बोले हाँ। जब उन्होंने फोनो दिया मेरे यहाँ पे, तब भरोसा हुआ। यूरिनरी ट्रैक में इंफेक्शन होने की वजह से बुखार है, उनका हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक के बाद एक स्टोरीज गिरना शुरू हो गई। 5 मिनट के अंदर वो खबर चली, ये किसी को पता नहीं। और जिन्होंने खबर चल रही, उन्होंने इतनी शर्म भी नहीं आई कि हम माफी चाहते हैं कि खबर गलत हो गई, एग्जैक्टली। तो उनका स्वास्थ्य, ये मोरलिटी किसी के पास। इसलिए मैं बिल्कुल सही कहता हूं कह कि रहे हैं। किसी भी चीज के लिए भागने की जरूरत नहीं। किसी भी चीज को कोई, कोर्ट के डिसीजन, सर कोर्ट के डिसीजन इतने डिफिकल्ट होते हैं समझने के, क्योंकि कोर्ट का पूरा आप जब डिसीजन समझोगे तो एक ऑर्डिनरी आदमी को यही नहीं समझ में आता कि इसको छोड़ा कि इसको क्या किया। तो आप कम से कम 4 बड़े लॉयर को साथ में रख सकते हैं कि जो आपको अंडरलाइन करके बता सकते हैं कि ये हुआ। हॉस्पिटल में कौन गया, उसकी डेथ हुई नहीं हुई, ये कंफर्म करने के लिए आपके पास कम से कम 1-2 एम्स में अच्छे डॉक्टर चाहिए। किसी ने बोल दिया कि डेथ, तो एक चैनल ने बोल दिया कि दूसरे चैनल ने मर गए करके तुरंत ओबिट चालू कर देते। मतलब इतनी रैट रेस है। या तो फिर बिल्कुल। आपको लड़ना है, यदि लड़ना है तो फिर साधन चाहिए साथ। तो फिर ऐसे लोग चाहिए कि जो कंफर्मेशन के साथ कहे नहीं मरे, मैं कह रहा हूं नौकरी छोड़ दूंगा गलत हुआ। ऐसे बोलने वाले बैकअप नहीं है, क्योंकि फिर बैकअप आजकल जो इतने चैनल्स खुले हैं, ह्यूमन रिसोर्स की कमी। आज इनपुट या आउटपुट हेड ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं। जो इनपुट हेड या आउटपुट जो जो होगा, यदि इनपुट को यदि पूछा कि औरंगाबाद में ये दंगा हुआ, तो उसको ये मालूम नहीं है कि औरंगाबाद महाराष्ट्र का है कि बिहार का है, क्योंकि दोनों जगह के औरंगाबाद का सेटअप ही नहीं। सुमित्रा महाजन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी राज्यसभा की, हरियाणा से। एक सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश से थी। वो हरियाणा की सुमित्रा महाजन एम्स में गई, उनकी डेथ हो गई। लोगों के फोन आना शुरू हो गए। मैंने बोला मैं शाम को ही खाना खा के आया हूं, तब तक तो ठीक थी। अब इतने फोन आए कि मैं भी डर गया कि मैंने फोन किया तो सुमित्रा महाजन जी ने फोन उठा के बोले जिंदा हूं। मैं जोर से हंसा, बोले इसीलिए फोन किया होगा। अरे मतलब मैं पागल हो गया हूं ताई, कितने लोगों ने फोन किया। बोले छोड़ो, बहुत लोगों ने। उसके बाद आगे की हाइट ये है कि ताई एविएशन मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो कमेटियां होती उसमें एविएशन में मेंबर थी। प्रफुल्ल पटेल मंत्री थे। तो चेन्नई में इनकी बैठक हुई, तो प्रफुल्ल पटेल को ताई ने फोन करके बोल दिया कि मेरे यहाँ सावेर में उपचुनाव है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है। तो प्रफुल्ल पटेल जब बैठे वहां पे और सब कमेटी के मेंबर बैठे, तो सारे सांसदों ने कहा कि नहीं, सबसे पहले श्रद्धांजलि, सबसे पहले श्रद्धांजलि देंगे ताई, मतलब वही मिस हर। तो उन्होंने कहा कि हाँ 1-2 मेंबर और कम है। बोले नहीं नहीं, श्रद्धांजलि के लिए कौन मना करेगा। नहीं, प्रफुल्ल पटेल बोले नहीं, मैं एक को पूछ तो लूं फोन करके। उन्होंने ताई को फोन लगाया, बोले श्रद्धांजलि की बात हो रही, जरा बताइए इनको। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पास सोर्स नहीं। प्रमोद महाजन जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी हमको। प्रमोद महाजन जी ने कहा था कि लोग ये कहते हैं कि पॉलिटिकल लोगों की अपॉइंटमेंट मंत्रियों के यहां क्यों होनी चाहिए। बोले होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में भी पॉलिटिकल एक दो अपॉइंटमेंट चाहिए, जो पॉलिटिकल लोग हैं। फिर उन्होंने किस्सा सुनाया। बोला मैं अटल जी की यहां से बाहर निकला, अटल जी से मिलके ऑफिस से थ्रू जा रहा था,
तो मैंने एक लेटर पढ़ा हुआ था, मेरी नजर गई। तो उत्तमराव पाटिल, मेंबर ऑफ लोकसभा यवतमाळ के परिवार के लिए शोक संदेश था प्राइम मिनिस्टर की ओर से कि आपकी मृत्यु हो गई, और उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा उत्तमराव पाटिल को क्या हुआ? फिर भी मुझे लगा कि पता नहीं साला, मतलब रात को गए होंगे, आपने कुछ नहीं आया फोन, क्योंकि महाराष्ट्र के कांग्रेस के वो भी यवतमाळ से कम 7 बार लड़ चुके थे और जीत चुके थे। उन्होंने विलास उत्तमवार को फोन, विलास भाऊ जरा देखना ये उत्तमराव का क्या है। बोला क्यों? कल ही था तो नागपुर में था, साथ में थे। बोले नहीं, एक बार पूछ तो सही तबियत कैसी है। विलास राव ने फोन किया उत्तमराव को। उत्तमराव ने कहा क्या हुआ तबियत? बोले क्या तबियत को, ठीक तो। उन्होंने फोन किया प्रमोद महाजन को, बोले ठीक तो है। तो प्रमोद महाजन ने लेटर उठाया। बोला यार ये आदमी जिंदा है, क्यों लेटर लिख रहे हो? बोले नहीं नहीं, उत्तमराव पाटिल की डेथ हो गई। तब प्रमोद महाजन ने सर पे हाथ रखा। महाराष्ट्र में एक बीजेपी के नेता थे उत्तमराव पाटिल, जो पहले एमएलए बने थे बीजेपी की तरफ से, बहुत सीनियर थे। उनकी डेथ हो गई, उनको लेटर जाना था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सब क्लरिकल और बाकी स्टाफ था। उनको यह पता नहीं था कि महाराष्ट्र में उत्तमराव पाटिल 2 है, उसमें से कौन सा मरा और कौन सा नहीं मरा। इसलिए मंत्री के या प्राइम मिनिस्टर के या किसी भी जो होता नेता, उसके ऑफिस के अंदर 1-2 पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट चाहिए, ताकि वो तय करे कि अरे भाई तुम गलत जा रहे। अशोक जी, बोले फिर हाँ। हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हैं और 2 सवाल हैं जो मैं आप ही से पूछना चाहता हूं। मैंने किसी से पूछा नहीं आज तक। आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को जानते हैं, उनमें से भी बहुत सारे आपको जानते हैं। 2 अलग-अलग धरातल पर वो आपको जानते हैं और बहुतों को आप जानते हैं। जो नेगेटिव है उनके बारे में मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कुछ ऐसे नेताओं के नाम आपसे पूछना चाहता हूं जो अभी भी आपकी नजर में, जर्नलिस्ट अशोक वानखेड़े की नजर में विश्वसनीय हैं। देखिए, विश्वसनीयता की बात जो है सर, ये आपके रिलेशन पे डिपेंड करता है। यदि आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो आपको सही सही खबरें देते हैं। लेकिन कुछ नेता है जो बेबाक बोलते हैं। मुझे लगता है उसमें सबसे पहला नाम नितिन गडकरी जी का है। चाहे नितिन गडकरी जी को आप जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन जब नितिन गडकरी जी को कुछ पूछना होता है तो वो बाकायदा वो वही बात करते हैं कि जो बात है। और नितिन गडकरी जी की बेबाक बात क्या हो सकती है? ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिस के उद्घाटन के बारे में जो उन्होंने बोला, शायद इस देश में आजाद होने से आज तक किसी मंत्री ने नहीं बोला हो। उद्घाटन के लिए जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पे जब आपकी बिल्डिंग तैयार है और उसका लोकार्पण हो रहा है तो आपको बधाई दी जाती है। लेकिन बधाई किस मुंह से दूं? 10 साल में ये बिल्डिंग बनी है। 200 करोड़ की बिल्डिंग बनने में नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 10 साल लगते हैं। तो किस मुंह से हम कहेंगे कि 1000 किलोमीटर का रोड 1 लाख करोड़ खर्चा करके हम 2 साल में बनाने जा रहे हैं? उन्होंने कहा वर्तमान में जो अध्यक्ष है, जो आपके सीएमडी है, आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन आपके यहां जो सीजीएम और जीएम बैठे हैं उनके फोटो निकालिए और लगाइए बिल्डिंग में, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि ये महामहिम है, ये विलन है जिसके वजह से 10 साल लगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि 10 साल लगते हैं 250 करोड़ की बिल्डिंग बनाने में, और एनएचआई जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाते। और बोले मुझे पता है इसके बाद इंक्वायरी ऑर्डर होगी, आप ही करोगे और सारा जो है वो ठेकेदार पे फोड़ोगे। लेकिन मैं जानता हूं ठेकेदार इसमें कतई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसको तो काम नक्की करके जल्दी करके पैसा लेना होता है। आपके अधिकारी क्यों डिले करते हैं? क्योंकि डिले करने में आप लोगों को मजा आता है। तो एक गडकरी जी के अलावा और कोई नाम भारतीय जनता पार्टी में जो आपको याद हो? भारतीय जनता पार्टी में हो गया तो रविशंकर प्रसाद बेबाक बोलते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करते हैं। बहुत कम नेताओं में वो गुण होता है कि वो अपनी गलती भी मानते। मैं अमित शाह जी को
इसमें सबसे ज्यादा नंबर देना चाहूंगा। क्यों कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक चैनल के कॉन्क्लेव में जब उन्होंने पूरा राम राज्य का बखान किया कि कैसा बढ़िया चल रहा है देश में, और जब जो एंकर थे उनको भी कई सवालों में उन्होंने किनारे लगा दिया। पब्लिक के जो सवाल आते थे उसको भी वो कहते थे मुझे पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं, तुम कहां से सवाल पूछ रहे हो, ऐसा करके उन्होंने टाल दिया दादागिरी से। क्योंकि प्रोग्राम बचा हुआ था और सारे सवाल खत्म हो गए थे और मैंने सवाल दिया नहीं था बेसिक, क्योंकि मैं सुबह से सवाल ही पूछ रहा था लोगों को। रात का आखिरी शो था और मैं थक गया। तो तुरंत एंकर ने कहा कि अगला सवाल अशोक वानखेड़े जी का। अब माइक मेरे पास आया तो मैं उठ के खड़ा हो गया, मतलब मैं अशोक वानखेड़े। बोले जानता हूं मैं आप। मैंने बोला आपने बहुत बढ़िया बात कही कि राम राज्य चल रहा है देश में, हम मान लेते राम राज्य चल रहा है। अभी प्रधानमंत्री ने मन की बात करके किसानों को धन्यवाद दिया बम्पर क्रॉप लाने के लिए। मतलब शायद प्रधानमंत्री जी को यह पता नहीं कि देश के किसानों के घर में भी बूढ़ी माँ होती है, इलाज के लिए पैसे लगते हैं, बच्चों की फीस देनी होती है, उसकी भी बहन या बेटी होती है जिसकी शादी करनी होती है। किसान की भी अपनी महत्वाकांक्षा होती है कि मोटरसाइकिल से एक जीप खरीद, एक ट्रैक्टर खरीद। मैंने बोला धन्यवाद से पेट नहीं भरता। किसान मार्केट में उपज लेके आया है, आप उसको धन्यवाद देते हैं, वो उपज खरीदने के पास ना पैसा है आपके पास, ना आपके पास रखने के लिए बारदाना है। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, लाखों टन अरहर महाराष्ट्र के मंडी में पड़ी हुई है पिछले 15 दिन से। बरसात सर पे है, बरसात आने के बाद वो तुअर खत्म हो जाए। किसान रो रहा है, एमएसपी दे नहीं रहे हो और व्यापारी आधे कीमत पे ले रहा है। यह है आपका राम राज्य। तो सवाल के बाद उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैं जानता हूं, अशोक वानखड़े जी को देश में अच्छा कुछ नहीं दिखता, जो बुरी चीजें हैं वही दिखती है। बोले आपको धन्यवाद देना चाहिए इस सरकार को कि इस सरकार ने पहली बार पल्सेस को एमएसपी दी। तो मैंने तुरंत माइक किया, मैंने बोला अमित जी ये बीजेपी का ही दुर्भाग्य है कि बीजेपी के अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता ही नहीं कि एमएसपी कब दी। मैंने एमएसपी तो बहुत सालों पहले थी पल्सेस पे, किसानों पे कभी बुरा समय नहीं आया था इतना, क्योंकि एमएसपी से ऊपर ही मार्केट में कीमतें थी। आप अपना सूचना तंत्र ठीक कर लीजिए, और यदि आपका सूचना तंत्र गलत है तो वो चेंज कर लीजिएगा, और यदि आपको लगता है कि आपका सूचना तंत्र सही है तो मुझे दया आती है भारतीय जनता पार्टी पर, आपकी समझ। उसके बाद वो उखड़ गए। उसके बाद बाकी लोगों ने भी मतलब शोर शोर मचने लगा। लोग बोले हमारी भी सवालों का जवाब नहीं दिया, कि प्रोग्राम खत्म हो गया, वो गुस्से में चले गए। 3 दिन बाद दूसरे चैनल का कॉन्क्लेव का था प्रोग्राम, आखिरी गेस्ट वही थे, मैं और एक हमारे मित्र, दोनों एक कॉफी जो ऊंची टेबल होती है उस टेबल पे कॉफी पी रहे थे कि आखिरी गेस्ट है। और मैंने बोला यार अमित शाह पिछली बार भी छिक छिक हो गई, इस बार तो अपन कुछ पूछेंगे नहीं, चुपचाप रहे। वो ऐसे निकल के आए, उन्होंने मुझे देखा, वो ऑल द वे लाइन से अलग हटके मेरे टेबल पे आए। कैसे अशोक जी? मतलब बढ़िया भाई साहब, कृपा आपकी। फिर मिले। मैंने अभी 2-4 इस सप्ताह और मिलेंगे 2-4 चैनल पे, क्योंकि अभी ये आपके 4 साल पूरे हुए तो ऐसे ही चलेगा। बोला आप नाराज हो गए? हाँ मैं नाराज हो गया था अशोक, आपके भाषा पे नाराज। आपकी भाषा बहुत गलत लगती है, मुझे लगा कि बहुत अपमानजनक थी। बोले लेकिन मैंने बाहर निकल के तुरंत इंक्वायरी की। मतलब उन्होंने महाराष्ट्र की सीएम से बात, तो सीएम ने कहा कि हाँ अरहर का प्रॉब्लम है, और मैं भी देख रहा था कार्यक्रम, और उनके ही जिले में जो सवाल पूछ रहे थे उनके जिले में सबसे ज्यादा है। उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिले, कुछ पैसा ट्रांसफर हुआ, अरहर की परचेसिंग चालू उन 4 दिनों। उन्होंने कहा कि वो सूचना तंत्र आपने मुझे सही बताया था, मैंने ठीक कर दिया, थैंक यू उसकी। मैंने बोला आज मैं सवाल ही नहीं पूछूंगा। बोले क्यों? बोला नहीं आज सवाल पूछूंगा फिर मैंने बोला वो चिक चिक हो जाती है, संबंध खराब हो जाता है बिना वजह। बोले नहीं नहीं आप सही पूछते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस प्रोग्राम में फॉर्मेट ऐसा था कि एंकर के पास सवाल लिख के देना था, सवाल एंकर पूछता था। तो अमित जी ने जाते हुए कहा कि बोले आज आपने सवाल नहीं पूछा तो मैं आप सबके बीच में कहूंगा कि वानखड़े जी आज सवाल क्यों नहीं पूछे, आप सवाल पूछिएगा जरूर। तो मैंने एक सवाल लिख के दिया, तो
एंकर ने कहा कि अगला सवाल अशोक वानखेड़े का है, तो हंसे। तो उन्होंने कहा कि वानखेड़े का सवाल बोलने पे आप हंसे क्यों? उन्होंने कहा कि सवाल बहुत टेढ़ा होता है, सोच समझ के जवाब देना पड़ता है, क्योंकि फिर उसके बाद सप्लीमेंट बहुत तीखे होते हैं। बोले पूछिए सवाल। तो इन्होंने महाराष्ट्र में जो किसानों की आत्महत्या हो रही है उसका क्या, कब खत्म होगा? उन्होंने कहा कि देखो अब मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं चैनल को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा जवाब पूरा दिखाए, आप लोग ये काट काट के मत दिखाओ। सवाल ये है कि महाराष्ट्र के किसानों की क्या पूरे देश के किसानों जहां आत्महत्या हो रही है वो रुकेगी नहीं, ऐसा इमीडिएटली नहीं रुक सकता। आत्महत्या किसान इसलिए नहीं करता कि उसको आत्महत्या करना है, आत्महत्या किसान परेशानी से करता है, कर्ज से करता है। और ये सारी सुविधा तब मिलेगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये वेयर हाउसिंग होगा, उसके खेत तक रोड होंगे, बिजली होगी, पानी होगी, खाद सस्ता होगा, बीज सस्ता होगा, और माल को अच्छा, उपज को अच्छी कीमत। ये जब तक पैकेज नहीं होता तब तक किसानों की स्थिति सुधरेगी। और ये पैकेज पूरा इंप्लीमेंट करने के लिए कम से कम 10 साल का समय चाहिए। आपने 5 साल दिए, 5 साल और दे दीजिएगा। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं आज सब, आत्महत्या मत कीजिएगा, बस 5 साल और झेलिएगा, हम सब ठीक कर देंगे। उसके बाद कोई सप्लीमेंट नहीं, कुछ नहीं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद बोले आज ठीक रहा। मतलब जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो सप्लीमेंट किस बात का? और आप ये कहते कि आत्महत्या हो ही नहीं रही है, तो मतलब फिर झगड़ा होता। तो कुछ नेता होते हैं कि जो वस्तुस्थिति को समझते हैं। कांग्रेस कांग्रेस में कोई नाम आपको याद हो? कांग्रेस में वर्तमान में तो क्या बताऊं मैं आपको। कांग्रेस में जो बड़े सारे जितने दिग्गज नेता थे, वो मतलब वो अर्जुन सिंह वाली जो पीढ़ी थी वो खत्म हो गई। दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय सिंह से मेरी बातचीत भी होती रहती है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो नॉन सीरियस लगते हैं। कमलनाथ की बात करें मध्य प्रदेश में, तो कमलनाथ अभी राजनीति समझ ही नहीं पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उनके पिताजी में था वो उनमें बिल्कुल नहीं। वो मैच्योरिटी और जो जो पकड़ होती है, वो पकड़ उनमें अभी आने में टाइम है। अहमद पटेल है, लेकिन अहमद पटेल के बारे में प्रॉब्लम है कि आप बोलते जाओ, सुनते रहते, बोलने में तैयार। बाकी जितने राज्यों के यदि क्षेत्र से बात करें, तो अभी उत्तर प्रदेश में भी नई कांग्रेस की फौज आ रही। अशोक चौधरी मुझे लग रहा था बिहार में कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर वो जनता दल यूनाइटेड ही चलेंगे, वहां पे तो भी एक वैक्यूम है। तो महाराष्ट्र में अशोक जी महाराष्ट्र में आपने जी जी महाराष्ट्र में स्थिति ये है कि पूरी पार्टी शरद पवार के लिए मतलब जैसा दहेज दे दिया है कांग्रेस ने। महाराष्ट्र की कांग्रेस पूरी शरद पवार को दहेज दे। कांग्रेस में जो कुछ बोलने वाले नेता है, पृथ्वीराज चौहान जैसे, उनको कोई जगह नहीं। महाराष्ट्र में थोपटे साहब थे जो पीसीसी चेयरमैन थे, और वो दिग्गज आदमी थे कि जिन्होंने शरद पवार के जिले में रह के शरद पवार का जीना हराम कर। उनके बेटा है संग्राम थोपटे, भोर कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल बारामती को लगती, लेकिन पूना जिले के तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटी संग्राम थोपटे के हाथ। संग्राम थोपटे 4 4 बार एमएलए बनने के बाद भी वो मिनिस्टर नहीं बन सकते, क्योंकि शरद पवार नहीं चाहते। ऐसी तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस के अच्छे नेता है वो ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि वो गणेश परिक्रमा करने नहीं जानते। और कांग्रेस में पिछले विगत कुछ सालों से हमने देखा, 10 12 सालों से कांग्रेस में जमीन पे काम करने वाले लोगों की कोई औकात नहीं रही। जो जमीन पे जिसकी संबंध है, जो जो रूट जिसको बोलते हैं, जिसके तगड़े हैं वो, और जिसको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई नहीं जानता, वो यहाँ आता है, ताज मानसिंह में 4 दिन रहता है, कुछ एलिट पत्रकारों को, अंग्रेजी अखबार के या चैनल के पत्रकारों को दारू पिलाता है, उसके बाद वो खबरें छपवाता है, और उसके बाद जब उसकी अपॉइंटमेंट भी होती है, उसका मिलना भी होता है, उसका जब उसको राज्यसभा मिलती है तो सोच में आता है कि राज्यसभा किस लिए दी भाई इस आदमी, ये है कौन। अभी मैंने कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को पूछा, सचिन पायलट को बिहार में किसने बुलाया प्रचार के लिए? अभी तक कोई बता ही नहीं पा रहा है कि सचिन पायलट को बुलाया किसने, सचिन पायलट गए कैसे, और सचिन पायलट जाके वहां ये स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि सचिन पायलट जाएंगे तो पत्रकार राजस्थान का किस्सा जरूर पूछेंगे। और जब राजस्थान के बारे में उनका पूछा तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोगों ने हमको मैंडेट दिया, हम सत्ता में आए, लेकिन हमारी सरकार कुछ कर नहीं रही थी, हमारे वर्कर असहाय महसूस कर रहे थे। तो मुझे लगा कि लोगों ने हमको वोट चुन के दिया है, और यदि हम लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो हमने हाईकमान के सामने बात रखी। हाईकमान ने कमेटी अपॉइंट की है, और फिर अब जो कुछ भी होगा कमेटी करेगी। ये जब छपता है बिहार में, तो बिहार की जनता कांग्रेस को पूछेगी
अरे राजस्थान में मैंडेट देने के बाद आप कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसे आपके पीसीसी चेयरमैन और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे वो कह रहे हैं, तो किस मुंह से आप बिहार में चुनाव में वोट मांग रहे हैं? पहले जहां सत्ता में हो वहां तो ठीक करिए, फिर यहां सत्ता में आइए। लेकिन गए। और यदि वो सचिन पायलट का कद इतना ऊंचा है कि बिहार और मध्य प्रदेश में उनको लाना जरूरी है कैंपेन के लिए, फिर राजस्थान में उनके ऊपर अन्याय क्यों? सवाल ये भी उठता है। तो अब जो कांग्रेस के जो नेता कहते हैं आप, वो नेता है नहीं। मैं आपको बता दूं, एक स्पोक्स पर्सन है, क्या अभी आपके यहाँ, आपने यहाँ भी आए हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो राजदूत भी रह चुके हैं, राज्यसभा भी रह चुके हैं। एक दिन उनका मुझे फोन आया कि मैं एनडीटीवी पे जा रहा हूं, थोड़ा सा होमवर्क करके जाना पड़ेगा, यार ये 370 क्या है जरा मुझे बताओगे? मैंने फोन काट दिया सर, मैंने बात ही नहीं। यदि कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन 370 के बारे में पूछे, तो ये तो मुझे लगता है कि जो जर्नलिज्म का स्टूडेंट है उसको भी मालूम है 370 क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा आपने फोन ही काट दिया उस दिन। मैंने बोला मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं। यदि आपको 370 पता नहीं तो आपको कांग्रेस क्यों ढो रही है, सवाल पहला ये है मेरा। और क्या आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो? आप तो अपने आप को मीडिया का आदमी समझते थे, एक अखबार के संपादक रह चुके हैं आप 370 का पूछ रहे मुझे? अरे नहीं नहीं, वो थोड़ा सा और मेरे थोड़ा कंफर्म करना था कुछ चीजों को, फिर उन्होंने टाल किया। लेकिन फिर कई बार मैं देखता हूँ कि स्टेट बोलने से या बोलने से संबंध भी खराब होते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोगों से संबंध होने से अच्छा नहीं होना अच्छा है। चार इंटेलिजेंट लोगों से संबंध हो तो कोई इनपुट तो मिले। जो आपके भरोसे पैरासाइट बने उनका क्या संबंध है? तो ये तो कांग्रेस में तो अभी वो कोई नेता दिख नहीं रहे हैं ठीक है। जिनका मैं नाम लूं कि ये वाकई आज भी। पर जनार्दन द्विवेदी है, पुराने हैं, उनके पास बैठो तो बहुत किस्से सुनने को मिलते हैं। उनके पास जाओ तो उनके कई बार उनकी पीड़ा भी होती है। लेकिन जिनको कांग्रेस के प्रति पीड़ा है वो कहीं नहीं है। और जो जगह पे है उनको अभी कांग्रेसी समझ में नहीं आ रही है, जनता नहीं समझ में आ रही है। इसलिए लगातार मतलब राहुल गांधी जा रहे हैं, तो राहुल गांधी का तो वीडियो मार्केट में नहीं आता। लेकिन राहुल गांधी के साथ अलंकार जी जा रहे हैं, वो वीडियो अलंकार जी मार्केट में रिलीज कर देते हैं, क्योंकि उनको अपनी दुकान चलानी होती है कि भैया अलंकार राहुल गांधी के साथ बरकरार है। अब ये जो मीडिया इंचार्ज है अभी सुरजेवाला, कर्नाटक के इंचार्ज है। अब मैंने एक सवाल किसी कांग्रेसी को पूछा, मैंने बोला ये कर्नाटक की इंचार्ज है, ये बिहार में क्या कर रहे हैं? बिहार में मीडिया का चार्ज तो पवन खेड़ा को दिया था। पवन खेड़ा के मुंह पे जो मास्क लगाया अभी तक हटा नहीं, क्योंकि सारी बातें वही करते हैं कि उनको मीडिया में रहना होता है। कर्नाटक के बारे में उनको पता नहीं, वो कर्नाटक में जा रहे हैं। जो आदमी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने राज्य में जो बड़ा नेता है, वो अपना डिपॉजिट खोता है विधानसभा में, और तब खोता है कि जब कांग्रेस सत्ता में आने की स्थिति में थी। ऐसा नहीं कि पूरी लहर आ गई और सब सुपड़ा साफ हो गया तो आपका भी हो गया। अरे कांग्रेस 3-4 सीटें और आती तो कांग्रेस सत्ता में आती हरियाणा में। बिल्कुल ऐसी स्थिति बिल्कुल। में आप अपना डिपॉजिट खो देते हो, और अब कर्नाटक में जाके बताओगे वहां के लोगों को कि चुनाव कैसे जीता जाता है। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। कांग्रेस में वो दिग्गज लोग भी नहीं है, वो इमेच्योर और इतने लोग आ गए हैं। क्योंकि गणेश परिक्रमा, वो बीजेपी में ऐसा नहीं दिखता। मतलब बीजेपी, आज भी बीजेपी जितनी हार्डवर्किंग पार्टी है उसका क्रेडिट तो उसको देना पड़ेगा। देखिए विचारधारा क्या हो सकती है, क्रियान्वयन कैसा है वो अपने जगह पे है। लेकिन बीजेपी में जो संगठन है, और संगठन जिस तरीके से काम करता है, मतलब वेस्ट बंगाल के चुनाव की अभी से पड़ी है, एक तरफ बिहार का चुनाव लड़ रहा है और वेस्ट बंगाल पे लगातार हमला कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी काम चल रहा है। कांग्रेस को वेस्ट बंगाल, अभी कांग्रेस बिहार के चुनाव के बाद कम से कम 1 महीना सुस्त पड़ेगी, उसके बाद बंगाल में काम करना शुरू करेगी। तब तक समय निकल चुका होगा। तो आज के डेट में जब राजनीति इतनी तेज चल रही है, तो आप पुराने स्टाइल में, अजगर स्टाइल में काम नहीं कर सकते, आपको किंग कोबरा स्टाइल में हिट करना पड़ेगा। ये मुझे कांग्रेस में कहीं तक दूर तक अभी तो दिखाई नहीं देता। ये स्थिति आज कांग्रेस की है। इसलिए आप जब नाम पूछते हैं तो मैं कितने का नाम, जो जिनके नाम पूछो बेचारे घर बैठे, उनकी कोई औकात नहीं, और जिनकी औकात है अब उनको मुझे ही बताना पड़ेगा कि मैं अशोक वानखड़े हूं सर, मैं भी जर्नलिस्ट हूं, क्योंकि मैं उनके दरबार में जाता नहीं। और उनको जानकारी है नहीं। तो अशोक जी, आपसे इस प्रोग्राम को समाप्त करता हूं, और करने से पहले एक सिर्फ आपकी जानकारी के लिए आपसे टिप्पणी भी चाहता हूं।
कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि वो जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कल ये घोषणा पब्लिक मीटिंग में कहा, गुना की, कि आप हाथ के पंजे के ऊपर मोहर लगाइए। जो क्लिपिंग्स मेरे पास आई है, जिसमें मैंने उनको बोलते सुना है कि हाथ के पंजे के ऊपर मोहर लगाइए, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जिनका जिक्र आपने किया। और एक वरिष्ठ पत्रकार ने अभी अभी मुझसे बात करते हुए, अशोक वानखेड़े ने ये कहा कि कांग्रेस के नेता उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल किया। तो ये आज दो मजेदार चूकों के ऊपर नहीं, मैं आपसे कमेंट चाहता हूँ। सवाल ये है कि शेष नारायण सिंह जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप जानते हैं। उन्होंने एक किस्सा सुनाया था, ऐसे ही एक नेता से बात करते हुए टेलीविजन चैनल पे लाइव पे। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ रामलीला चल रही थी और वो रावण का रोल करने वाला भाग लिया था, तो फिर किसी दूसरे को भी रावण का भी रोल करवाया। तो वो रावण के रोल में भी वो वही डायलॉग बोलता था कि जो उसको पहले कैरेक्टर के डायलॉग थे। तो आपने जिंदगी कांग्रेस में निकाली, आप एकदम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिंबल आपकी जबान पे आने में, या आपका नाम मेरे जैसे पत्रकार के मुंह में बीजेपी की लिस्ट में डालने में अभी समय लगेगा। क्योंकि मुझे मुझे कई बार ये भी लगता है कि भाई इस चुनाव के बाद कहीं वापस कांग्रेस में चले आए तो क्या होगा। सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। अब वो उसके सामने तुलसीराम सिलावट है जो कांग्रेस से बीजेपी आए हैं। तो गुड्डू चाहते हुए भी तुलसीराम सिलावट पे आरोप नहीं लगा सकते, ये दल बदलू है। क्योंकि पिछले लोकसभा में प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी में चले गए थे, उनका बेटा विधानसभा में चुनाव लड़ा। अब जब बीजेपी में कुछ नहीं मिला तो वो हार के इस बाई इलेक्शन के लिए वापस कांग्रेस में आए। तो ये भी आयाराम गयाराम ये लगातार जाते हैं। और जब उनके 15 दिन पहले, मतलब कांग्रेस ज्वाइन करने के 15 दिन पहले मोदी मोदी होता है, फिर सोनिया सोनिया होता है, राहुल राहुल होता है। तो ये पंजे पे ठप्पा लगाना बात, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बाकायदा कहा होगा और मुंह से निकल गया होगा। क्योंकि एक बार अटल जी की भी सभा में ऐसा ही हुआ था कि बीजेपी की सरकार थी शेखावत जी की, और अटल जी वहां सभा में गए थे। क्योंकि अटल जी लगातार सबदूर बोल रहे थे कि सत्ता परिवर्तन चाहिए, सत्ता परिवर्तन चाहिए। उन्होंने भी बोल दिया कि इस बार परिवर्तन की जरूरत है। तो किसी ने बोल दिया गुरुजी परिवर्तन नहीं, इस बार रिपीटेशन की जरूरत है। ठीक है, तो आपने एक बहुत सधे हुए पत्रकार की तरह से ये साबित कर दिया कि आपने जो ज्योतिरादित्य को कांग्रेस का नेता बताया उसका तर्क है, उसका आधार है। मैं इस प्रोग्राम को, अशोक जी, आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। इसलिए नहीं कि आप मित्र हैं या प्रोग्राम करते हैं, बल्कि इसलिए आप में एक एक्स फैक्टर है, और स्टार जर्नलिस्ट वही होता है जिसमें एक्स फैक्टर हो। आपका एक्स फैक्टर बहुत लोगों ने अभी देखा, महसूस किया कि अगर पत्रकार में साहस नहीं है तो पत्रकार पत्रकार नहीं है। जानकारी बिना साहस के बेकार है, और बिना जानकारी के साहस दिखाना वो भी बेवकूफी है। बेकार है। जी, तो आप में साहस है। उस साहस की प्रशंसा इस देश में राजनीतिक नेता तो करते ही हैं, उस साहस की प्रशंसा पत्रकार भी करते हैं, जिसमें ये साहस हो कि वो लाइव टीवी प्रोग्राम में, न्यूज चैनल में किसी राजनीतिक नेता को चैलेंज कर दे या एंकर को चैलेंज कर दे, अपनी ही बिरादरी के लोगों को। तो उसके साहस की प्रशंसा होनी चाहिए, और मैं आपके इस साहस भरा जो आपका व्यक्तित्व है उसका मैं सचमुच प्रशंसक हूं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं जानता हूं, क्योंकि जानता तो मैं सारे ही जर्नलिस्टों को हूं, पर उनमें किसी में कोई एक्स फैक्टर होता है, किसी में कुछ होता है। अशोक वानखेड़े का एक्स फैक्टर जानकारी और साहस दोनों है। तो इस प्रोग्राम को मैं समाप्त करता हूं, और आपको कम से कम ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए एक जरूर। आपके पास जो अनुभव का खजाना है विभिन्न राजनेताओं के साथ का, वो राजनीतिक इतिहास का एक हिस्सा है। या तो
आप लाउड इंडिया टीवी पे इस प्रोग्राम को करें या मेरे साथ बातचीत में करें या आप उसको लिखें, पर ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अशोक जी, होता ये है कि आप भूल जाते हैं कभी-कभी, अगर नहीं याद रखते हैं तो वो घटनाएँ फिर दिमाग से उड़ जाती हैं, क्योंकि नई घटनाएँ बाद में आती हैं। पर ये घटनाओं का संकलन आज तक भारतीय पत्रकारिता में और राजनीति में हुआ नहीं है, और दरअसल इन घटनाओं का संकलन ही भारत का राजनीतिक इतिहास है, जो अभी तक लिखने की कोशिश हुई नहीं। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और इस धन्यवाद। आशा के साथ कि आप इस काम को अवश्य करेंगे। मैं धन्यवाद। दर्शकों से भी ये कहता हूँ कि अगर आपको सचमुच की पत्रकारिता देखनी हो, आप अशोक वानखेड़े जी को सुनिए और पढ़िए। नमस्कार। कृपा से धन्यवाद।